हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हॉरर विद शिबा में मैं आपका वेलकम करती हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं इस चैनल पर सच्ची और डरावनी कहानियाँ नरेट करती हूँ, वो भी उन्हीं लोगों की ज़बानी। इसलिए अगर आप भी अपनी किसी आप बीती को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टोरी नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे आपकी स्टोरी पसंद आएगी, तो मैं ये स्टोरी अपने चैनल पर ज़रूर नरेट करूँगी। इसलिए जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही डरावनी है, जो हमें कनाडा से साहिल ने भेजी है। तो चलिए, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की बेहद खौफनाक आप बीती। मेरा नाम साहिल है। वैसे तो मैं इंडिया चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन काफ़ी साल पहले मैं अपने बीवी और बच्ची के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया था। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना बेहद डरावना इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ। ये बात उन दिनों की है जब कनाडा में कोरोना की वजह से मेरी जॉब चली गई थी। उस टाइम मुझे जॉब की इतनी सख्त ज़रूरत थी कि जब मेरे दोस्त ने मुझे एक ट्रक ड्राइवर की जॉब ऑफ़र की, तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। जबकि मेरे पास तो इस काम का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। उस जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की एक और वजह थी कि मुझे सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा मिल रहा था। फिर क्या था, जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट करते ही मेरी कुछ महीनों तक ट्रेनिंग चली और फिर मुझे लाइसेंस भी दे दिया गया। मुझे एक जगह से ट्रक में सामान लोड करके दूसरी जगह तक बस पहुंचाना था। मुझे ये काम बहुत ही आसान लग रहा था, लेकिन शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि कनाडा का ज़्यादातर एरिया सुनसान होता है, जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आता है। कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ कई 100 किलोमीटर तक सिर्फ सुनसान सड़कें और जंगल हैं, और ट्रक ड्राइवर्स को अक्सर इन सुनसान सड़कों से गुजरकर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है। कई बार तो कई कई रातों तक अकेले सफ़र भी करना पड़ता है। खैर, अब मैं आता हूँ असल मुद्दे पर। जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई, तो मुझे मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। मैं आपको सिटी का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आप यूँ समझ लीजिए कि मुझे पूरे 5 रातों का सफ़र करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना था, और इनमें से 2 रातें तो भीड़-भाड़ वाले शहर से गुज़रने वाली थीं, और 3 रातों में मुझे सुनसान जगहों से गुज़रना था। शुक्र है कि वो जुलाई का महीना था, इसलिए बर्फ़बारी की कोई फ़िक्र नहीं थी। मेरे ट्रक में सामान लोड करने के बाद मैंने अपना सफ़र का आगाज़ किया। मेरी 2 रातें तो बहुत अच्छी गुज़री, लेकिन तीसरी रात से जो हुआ, उसका खौफ आज तक मेरे दिल में बैठा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मेरी 10 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी। मैं सारी रात ड्राइव करता और दिन में कोई अच्छी सी जगह देखकर ट्रक को पार्क कर देता और दिन में नींद पूरी किया करता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रात को ही क्यों ड्राइव करता था। तो मैं आपको बता दूं कि रात में ट्रैफिक कम होने की वजह से रोड पर ट्रक भगाना थोड़ा आसान हो जाता है। अब तक का सफ़र तो मैं बहुत ही इंजॉय कर रहा था, लेकिन तीसरी रात मैं जिस सुनसान सड़क से गुज़र रहा था, उसके दोनों तरफ घना और सुनसान जंगल है। हर तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ था, सिवाय मेरी ट्रक की लाइट के। उस सड़क पर
और कोई लाइट नहीं थी। अभी मुझे ड्राइव करते हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे अपने साइड मिरर पर एक रोशनी सी नज़र आई। मुझे लगा कि शायद ट्रक के पीछे कोई गाड़ी है जो ओवरटेक करने के लिए मुझे लाइट से इशारा कर रही है। फिर मैंने अपना ट्रक साइड पर कर लिया कि वो गाड़ी साइड से गुजर जाए। लेकिन कुछ देर बाद तक भी जब कोई गाड़ी मेरे साइड से ना गुजरी तो मुझे बड़ी ही हैरानी हुई। मैंने जब देखा तो मुझे पीछे कोई भी गाड़ी आते हुए नज़र नहीं आ रही थी। अब तो मुझे वो लाइट भी नज़र नहीं आ रही थी। मुझे थोड़ी फिक्र सी हुई कि कहीं कोई बंदा लूट मार की नीयत से मेरे पीछे तो नहीं लग गया, क्योंकि ट्रक में जो सामान था वो बहुत कीमती था। मुझे लगा शायद उसने जानकर ही अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर दी है। मैं ये सब सोचकर थोड़ा परेशान सा हो गया, इसलिए लगातार ट्रक चलाते हुए पीछे देख भी रहा था। मैं ऐसे ही 15 से 20 मिनट तक गाड़ी चलाता रहा, लेकिन मुझे पीछे कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। पीछे था तो सिर्फ घुप अंधेरा। मैंने आखिरकार परेशान होकर अपनी ट्रक साइड में रोक दी और ट्रक से उतरकर बड़ी सी टॉर्च की रोशनी पीछे की सड़क पर मारी, ताकि देख सकूं कि पीछे कोई गाड़ी मेरा पीछा तो नहीं कर रही। लेकिन दूर दूर तक सड़क पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। जब मैंने अच्छे से तसल्ली कर ली तो वापस आकर ट्रक में बैठ गया और इस बात को अपना वहम समझकर भूलने की कोशिश करने लगा और वापस अपना सफ़र शुरू किया। वैसे भी ये रात और अगली 2 रातें मुझे इन जंगलों में ही गुजारनी थी, इसलिए मैं अभी से खुद को किसी भी डर में नहीं डालना चाहता था। मैं ट्रक चलाते हुए भी उसी लाइट के बारे में ना चाहते हुए भी सोच रहा था कि इतनी देर में मेरा फ़ोन बज उठा। जब मैंने देखा तो ये मेरी बेटी की कॉल थी। मेरी बेटी की उम्र उस टाइम 5 साल थी। वो काफ़ी देर तक मुझसे बातें करती रही। जब मुझे हमारी बातें ख़त्म हो गई तो उसने मुझे खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन फ़ोन काटते ही मुझे ऐसा लगा कि फ़ोन वापस से कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ मेरी बेटी ही थी। मुझे दोबारा अपनी बेटी की आवाज़ आई कि पापा सुने। मैंने बोला कि हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। वो कहने लगी कि पापा आप किसके साथ जा रहे हैं। मैंने जवाब दिया कि बेटा मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ तो इस टाइम कोई भी नहीं है। इस पर उसने बोला कि नहीं पापा, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ कोई है। फिर मैंने कहा कि अरे बेटा ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। उसकी बाद अचानक से ही मेरी बेटी की आवाज़ बहुत भारी सी हो गई। उसने कहा कि अपने साथ तो देखो कौन बैठा है। ये सुनकर बेख्याली में मैंने अपनी साइड वाली सीट पर देखा तो मुझे आधा सेकंड के लिए एक औरत उस सीट पर बैठी हुई नजर आई और फौरन ही गायब हो गई। ये देख कर के मेरे हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया और मैंने जल्दी से ट्रक रोककर सड़क की साइड पर लगा दी और जल्दी से ट्रक से बाहर निकल गया। डर के मारे मेरा सांस फूल रहा था। मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जो फ़ोन नीचे एक्सीलेटर के पास गिर गया था कम से कम उसे उठा ही लूँ। 10 मिनट के बाद जब मुझे थोड़ी हिम्मत आई तो मैंने डरते डरते ट्रक के अंदर झांका, लेकिन शुक्र है कि अंदर कोई भी नहीं था। मैंने फिर जल्दी से अपना मोबाइल निकाला तो मेरा फ़ोन गिरने की वजह से बंद हो चुका था। फिर मैंने मोबाइल ऑन करके जल्दी से अपनी बीवी को कॉल लगाई।
मेरी बीवी ने जब फ़ोन उठाया तो उसने उससे पूछा कि हमारी बेटी कहाँ है। तो उसने कहा कि वो तो आपसे बात करके सो गई। तो मैंने उससे फिर से पूछा कि जब उसने मुझे खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया था तो क्या उसने वापस मुझे कॉल लगाई थी? इस पर मेरी बीवी ने जवाब दिया कि नहीं तो, वो तो मेरे सामने ही बात कर रही थी और आपको खुदा हाफिज़ कहने के बाद फ़ोन रखकर सोने चली गई। ये सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बीवी से कुछ भी नहीं शेयर किया कि मैंने अभी क्या देखा। मैंने अपनी बीवी को कहा कि ठीक है, फ़ोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। फ़ोन रखने के बाद मुझे याद आया कि मैंने अपना फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग पर लगाया हुआ था, इसलिए जो भी बातें मैं करता था वो उस फ़ोन पर रिकॉर्ड हो जाया करती थी। इसलिए मुझे लगा कि शायद लास्ट कॉल जो मैंने अपनी बेटी से की थी वो ज़रूर मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो गई होगी। इसलिए मैंने जल्दी से अपनी लास्ट कॉल की रिकॉर्डिंग चेक की, तो हैरानी की बात तो ये थी कि उसमें जब मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था तो खुदा हाफिज़ कहने के बाद उसके बाद जब दोबारा फ़ोन आया था तो उस वक्त की कोई भी रिकॉर्डिंग उस फ़ोन में मौजूद नहीं थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मैं हैरान होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डर भी गया था। मुझे तो ये समझ आ गई थी कि वो आवाज़ मेरी बेटी की नहीं थी, बल्कि कोई और ही मुझसे मेरी बेटी की आवाज़ में बात कर रहा था। अब तो मुझे लगने लगा था कि ये सड़क ज़रूर हॉन्टेड है और मेरे साथ कोई जिन या भूत वाला मसला हो रहा है, क्योंकि मैंने बचपन में जिन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी। लेकिन इतना डरा होने के बावजूद भी मैंने वो ट्रक छोड़कर मैं भाग नहीं सकता था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे हर हाल में उस ट्रक को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना था। सड़क बहुत ज़्यादा सुनसान थी। मैंने हिम्मत की और वापस ट्रक के अंदर चला गया, क्योंकि उस वीरान सड़क पर अकेले ज़्यादा देर खड़ा होना भी सेफ नहीं था। कोई भी जंगली जानवर मुझ पर हमला कर सकता था। फिर मैंने ट्रक में बैठकर ट्रक को चलाना स्टार्ट किया। फिर भी बार बार मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे साथ ट्रक में बैठा हुआ है। मुझे बार बार किसी के होने का एहसास हो रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी बार बार मेरी नज़र साइड की सीट पर जा रही थी। मुझे कोई वहाँ नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन बस एक एहसास सा ही हो रहा था। मुझे लगा कि शायद मुझे जो डर बैठ गया है मेरे दिल में, उसी से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे महसूस हो रही थी कि मेरा ट्रक बार बार दूसरी तरफ भाग रहा है और बहुत ही भारी सा हो गया है। लेकिन मैंने सोचा कि शायद ट्रक में कोई टेक्निकल परेशानी आ गई है। वो रात तो गुजर गई, इसके अलावा कुछ भी अजीब ना हुआ। सुबह में जब एक फ्यूल स्टेशन नज़र आया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। मैं आपको बताता चलूँ कि जिस रास्ते पे मैं सफ़र कर रहा था वो रास्ता दिन के वक्त भी सुनसान रहता था और फ्यूल स्टेशन पर भी सेल्फ सर्विस होती है। इसका मतलब हुआ कि खुद ही कार्ड से पेमेंट करना होता है, इसलिए वहाँ पर कोई काम करने वाला भी नहीं मौजूद था। फिर मैंने वहीं साइड में ट्रक को पार्क करके खाना खाया जो मैंने रास्ते से ही पैक करा लिया था। फिर सो गया। शाम 7 बजे मेरी आँख खुली तो फिर मैंने वापस अपना सफ़र शुरू करने का फ़ैसला किया। ये सोचकर सबसे पहले मैं वहाँ फ्यूल स्टेशन पर बने एक वॉशरूम में फ़्रेश होने चला गया। अभी मैं वॉशरूम में अंदर गया ही था कि मुझे बाहर से किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी अंग्रेज़ की थी और वो इंग्लिश में मुझसे पूछ रहा था कि अंदर कोई है। उस पर मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं हूँ। इस पर उसने
पूछा कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तो मैंने उसे जवाब दिया 10 मिनट। ये सुनकर वो वापस चला गया और मुझे बाकायदा वॉशरूम का मेन गेट खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। मैंने शुक्र किया कि चलो कम से कम यहाँ कोई और तो आया। भले ही मैंने उसको देखा नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर ही एक तसल्ली हुई थी। मैंने सोचा शायद कोई दूसरा ट्रक वाला हो या फिर कोई और मुसाफिर। मैं जब वॉशरूम से बाहर आया तो मुझे हैरानी हुई कि बाहर तो कोई भी नहीं था और ना ही दूर दूर तक किसी कार या ट्रक का कोई नामो निशान था। मैंने सोचा लगता है कि वो बंदा जो अभी आया था वो अचानक से कहीं चला गया, लेकिन ये कैसे हो सकता था? वो इतनी जल्दी कहाँ चला गया? फिर मैंने इस बात को भी इग्नोर कर दिया और अपनी ट्रक की तरफ जाने लगा। अभी मैं कुछ दूरी पर ही था कि मैंने देखा कि मेरे ट्रक की लाइट जल बुझ रही है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे ट्रक के अंदर बैठा हुआ है। अंधेरे की वजह से मुझे उसका चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सिर्फ एक परछाई सी नज़र आ रही थी। जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मेरे ट्रक की चाबी वहाँ नहीं थी। अब मुझे बड़ी ही हैरानी हुई कि मेरे जेब से ट्रक की चाबी कहाँ चली गई। मुझे लगा कि शायद चाबी ज़रूर नीचे गिर गई होगी और जो बंदा अभी वॉशरूम में आया था वो कोई चोर या डाकू होगा और उसने मेरी चाबी को उठा लिया और अब वो मेरे ट्रक के अंदर घुस चुका था। मैंने दूर से ही उसे आवाज़ें लगाई और डराने की भी कोशिश की कि जो भी अंदर है वो बाहर आ जाए, क्योंकि मेरे पास वेपन है और ट्रक में भी ट्रैकर लगा हुआ है, इसलिए तुम इसे लेकर नहीं भाग सकते। लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। अंदर जो भी कोई था वो ज़ोर ज़ोर से एक्सीलेटर दबा रहा था, जिसकी वजह से एक शोर सा पैदा हो रहा था। ये सब कुछ देर तक यूं ही चलता रहा। फिर अचानक से वो ट्रक बंद हो गया। फिर जैसे ही वो ट्रक बंद हुआ मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा। मैंने डरते डरते ट्रक के अंदर झांका तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कोई नीचे की तरफ छिप गया होगा, लेकिन मैंने पूरा ट्रक छान मारा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और केबिन पूरी तरह से खाली था। लेकिन ये सोचकर मुझे और डर लगने लगा कि आखिर अंदर था कौन। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई निकल के भाग गया हो, लेकिन फिर अगले पल ये भी मैं सोचता कि अगर कोई निकल के भागता तो मुझे ज़रूर नज़र आता, क्योंकि मैं सारे टाइम वहीं खड़ा था। ये सफ़र अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मेरी समझ तो गया था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। डर के मारे मेरा तो ट्रक में वापस अंदर जाने का मन भी नहीं हो रहा था। मैं बहुत मुश्किल से ट्रक के अंदर गया और हिम्मत करके अपना सफ़र वापस शुरू किया और अपने ट्रक को हाईवे पर डाल दिया। फिर रात 1 बजे तक मैंने ऐसे ही ट्रक ड्राइव करता रहा और कुछ भी अजीब ना हुआ। मैंने शुक्र किया और अंदर ही अंदर दुआएं करता रहा कि अब आगे कुछ ना हो। फिर तकरीबन 1 बजे की बात है। बाद से मेरे ट्रक की हेडलाइट डिम होते होते पूरी तरह से बंद हो गई। कुछ देर बाद कैबिन की लाइट भी बंद हो गई। इस अंधेरे में ट्रक को चलाना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। मैंने ट्रक को साइड पर रोका और सोचा कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। मैं अंदर से टॉर्च निकाला और चारों तरफ देखा। हमेशा की तरह घुप अंधेरा था। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये मेरा पहला ट्रिप था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ट्रक को कैसे ठीक करूं। इसलिए मैंने अपने मोबाइल से कंपनी को कॉल किया और उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में बताया कि तो उन्होंने कहा कि आप अपना लोकेशन कंफर्म करें। मैंने उन्हें अपनी करंट लोकेशन बता दी तो ऑपरेटर ने मुझे कुछ देर होल्ड पर डाला और फिर कुछ देर के बाद वापस आया और कहने लगा कि आप लोकेशन सही नहीं बता रहे हैं। हमारे ट्रैकर के हिसाब से तो आपका ट्रक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है।
ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने उनसे कहा, नहीं, अभी तो डेस्टिनेशन पर नहीं मुझे पहुंचने के लिए तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर चलना बाकी है। लेकिन वो भी अपनी ज़िद पर अड़ा रहा कि नहीं, हमारा सिस्टम के हिसाब से आपका ट्रक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। मैंने ऑपरेटर से बोला कि मेरी बात सुपरवाइज़र से करवाओ। फिर सुपरवाइज़र फ़ोन पर आया और मैंने उसे बताया कि मैं अभी तक एक सुनसान सड़क पर हूँ और आपका ऑपरेटर कह रहा है कि मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गया हूँ। ये सुनकर सुपरवाइज़र ने भी कंफर्म किया कि ऑपरेटर ठीक कह रहा है। हमारा सिस्टम यही दिखा रहा है कि ये ट्रक अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गया है। इस पर मैंने उससे बहस की कि ये भी तो हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई ग्लिच आ गया हो। इस पर मेरे सुपरवाइज़र ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिस्टम डायरेक्ट सैटेलाइट से ही कनेक्टेड है और ये गलत लोकेशन बता ही नहीं सकता। मैं अभी सुपरवाइज़र से बहस में ही मसरूफ़ था कि जब तक मैंने देखा कि मेरे ट्रक की हेडलाइट वापस से जल गई है। इस वक्त तो मैं बाहर खड़ा होकर फ़ोन पर बात कर रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि अब ट्रक के अंदर कौन है। मुझे ऐसा लगा कि मैं डर के मारे बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और ये सोचा कि जो करना है अब मुझे खुद ही करना होगा। मैंने कॉल को डिस्कनेक्ट की और डरते डरते ट्रक की तरफ कदम बढ़ाई। फिर मैंने देखा कि ट्रक की हेडलाइट अब सही हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर मैंने हिम्मत करके वापस ट्रक में अंदर बैठ गया और ट्रक को भगाने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरे थे कि मुझे वापस ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ आकर ट्रक से टकराई हो। वैसे तो ट्रक को कुछ नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि अब मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई जिन्नाती मसला है और मेरे पीछे शायद कोई जिन लग गया है। मैं बस मन ही मन में दुआएं कर रहा था कि कैसे भी करके मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं वापस भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वापसी का रास्ता और ज़्यादा लंबा हो जाता। कुछ देर आगे चलने के बाद मुझे एक फ्यूल स्टेशन नज़र आया। मैंने वहाँ जल्दी से गाड़ी रोक दी, क्योंकि वहाँ पर मुझे थोड़ी दूरी पर 3 लोग खड़े हुए नज़र आए। मुझे उन्हें देखकर इतनी खुशी हुई कि मैं बता ही नहीं सकता। 2 दिन के बाद मुझे लोग नज़र आए थे। मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये 3 लोग इस सुनसान रात में यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं, क्योंकि आस-पास ना तो कोई कार थी और ना ही कोई ट्रक। वो यहाँ पहुँचे कैसे हैं, ये बात तो मैंने बाद में सोची थी। तो मैं सिर्फ यही सोचकर खुश हो रहा था कि मुझे फाइनली इंसान नज़र आए हैं। मैं जल्दी से ट्रक से उतरकर उनके पास चला गया। वो लोग वहाँ के रहने वाले नहीं लग रहे थे। उन लोगों का ने अजीब से लिबास पहन रखे थे। जल्दी जल्दी मैंने उनसे बातें करने की कोशिश की। कर रहा था, लेकिन वो लोग मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे, जैसे उन्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने आखिर में इशारे से सिर्फ इतना पूछा कि क्या वो लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार उन्हें मेरी बात समझ आ गई और उन्होंने हाँ में सर हिलाया। इस पर मैंने उनसे वापस पूछा कि वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा सवाल सुनकर उन लोगों ने एक तरफ इशारा किया। जब मैंने उनकी इशारा करने वाली जगह पर देखा तो मेरी खौफ से आंखें बाहर आ गईं, क्योंकि वो लोग जिस तरफ इशारा कर रहे थे उधर से वही औरत तेज़ी से चलती हुई हमारी तरफ आ रही थी, जिस औरत को मैंने अपनी ट्रक में बैठे हुए देखा था। उसे अपनी तरफ आता देखकर मैं डर के मारे बेहोश हो गया। फिर आगे क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं जब होश में आया
तो मैं एक हॉस्पिटल में था और मेरे घर वाले मेरे साथ, मेरी बीवी ने मुझे बताया कि मैं सड़क पर बेहोश मिला था और आज पूरे 1 हफ्ते के बाद मुझे होश आया था। उसके बाद मैंने वो वाली नौकरी छोड़ दी। शुक्र है कि उस रात मेरी जान बच गई, लेकिन आज भी जब मैं उस वाक़ये को याद करता हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।